फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कांग्रेस पर भड़के असम सीएम, बोले कांग्रेसी भारत में सरकार बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे, दुनिया के 125 देशों में 111वां स्थान मिला। केंद्र सरकार ने बताया रिपोर्ट को गलत। मणिपुर में फिर हिंसा, हमलावरों की गोलीबारी में 3 घायल, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की। पीएम मोदी आज करेंगे B20 समिट का उद्घाटन। 2 दिन तक चलने वाले प्रोग्राम में होंगे 4 सत्र। 26 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस में 5वें दिन सुनवाई। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला अपनी याचिका पर दोबारा विचार करे। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन किया था। इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। गुरुवार को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस को हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी और फिर फिलिस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा, लेकिन अपने प्रस्ताव में उन्होंने पाकिस्तान की तरह केवल फिलिस्तीन के बारे में बात की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शर्मा ने पूछा कि ऐसे बयानों वाली पार्टी भारत में सरकार बनाना चाहती है या पाकिस्तान में। कांग्रेस ने CWC बैठक के बाद एक प्रस्ताव पास कर कहा था कि मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। CWC फिलिस्तीन लोगों के जमीनी हक, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा से जीने के अधिकारों के लिए समर्थन को दोहराती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उसी दिन कांग्रेस पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रुख के साथ INDI गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। कांग्रेस देश और सबसे नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी जब वो खुले तौर पर हिंसा के साथ खड़ी है। बता दें, इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर को जंग हो रही है। इस जंग के बीच भारत सरकार पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इजराइल पर हमास के हमले को लेकर भारत का रुख साफ है। भारत इसे एक आतंकवादी हमले के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, जहां तक फिलिस्तीन का सवाल है, भारत ने बातचीत के जरिए हमेशा मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की वकालत। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत 107 नंबर पर था। 2021 में भारत को 101वां रैंक मिला था। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। भारत ने आरोप लगाया कि यह देश की छवि खराब करने का प्रयास है। केंद्र के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वहीं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर ओपिनियन पोल पर आधारित है। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों की कमजोरी की दर 18.7% दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह अति कुपोषण को दर्शाती है। वहीं भारत में अल्पपोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष उम्र की महिलाओं में एनीमिया 58.1% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने कहा था कि गलत जानकारी देना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हॉलमार्क लगता है। भारत को ऐसे देश के रूप में दिखाया जा रहा है जो अपनी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी और पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह इंडेक्स भूखमरी और गलत तरीके से मापता है। इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो भी गंभीर रूप से गलत। वहीं मणिपुर में गुरुवार को हमलावरों की फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पूर्वी इंफाल में कांगपोकपी जिले के संबुखोक खोनू के हैं। यह हथियार से लैस उपद्रवियों के ग्रामीणों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 3 बजे की है। हमलावरों ने मैदान में रखे ईंटों के पीछे छिपकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घायलों को इंफाल के राज मेडिसिटी और लिटिल क्लिनिक ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस घटना के बाद हमलावरों ने गांव के सुरक्षा वॉलंटियर्स पर हमला कर दिया।
सुरक्षा वालों ने उपद्रवियों का पीछा किया। वो गांव की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान दोपहर में हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर भी गोलियां चलाई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, लेकिन हमलावर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बता दें, मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी लोगों के बीच जारी हिंसा में अब तक 180 लोगों की जान गई है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। इम्फाल वैली में मैतेई बहुल है। ऐसे में यहाँ रहने वाले कुकी लोग आसपास के पहाड़ी इलाकों में बने कैंप में रह रहे हैं, जहाँ उनके समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों के मैतेई लोग अपना घर छोड़कर इम्फाल वैली में बनाए गए कैंपों में रह रहे हैं। वहीं मणिपुर में रविवार को कुकी समुदाय के युवक को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया। इंडिजिनस ट्राइबल ब्रिजर्स फ्रंट के प्रवक्ता घेंजा ने वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि वीडियो मई का है, लेकिन ये अभी सामने आया है। मणिपुर के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि डीजीपी ने मामला सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया है। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी शुक्रवार यानी आज 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। इसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। इसमें 25 देशों के प्रेसिडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल होंगे। इसका आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में होगा। 13-14 अक्टूबर को आयोजित होने वाले P20 समिट में 4 सत्र होंगे। इस समिट के दौरान भारत अपने लोकतांत्रिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है। इसके जरिए दुनिया को समानता, भाईचारा और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इस समिट के सभी कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में होंगे। कनाडा की स्पीकर रोमेंडे गेगरे P20 समिट में शामिल नहीं होंगी। हालांकि पहले उनके शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन कनाडा भारत विवाद के बीच उन्होंने दिल्ली नहीं आने का फैसला किया है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वो कनाडा की सीनेट की स्पीकर के साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में कई मुद्दे उठाए। वहीं 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी की मेडिकल अबॉर्ट लेकर केस में आज लगातार 5वें दिन सुनवाई होगी। 12 अक्टूबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका करने वाली महिला के वकील से पूछा था कि 26 सप्ताह तक इंतजार करने के बाद क्या वह कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी ऐश्वर्या भाटी और महिला की वकील को इस संबंध में आवेदन करने वाली महिला से बात करने को कहा था। 3 जजों की बेंच आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की लिस्ट करेगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि उसका दूसरा बच्चा अभी छोटा है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ऐसे में महिला ने लैक्टेशन अमनेलिया नाम के कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका का इस्तेमाल किया, लेकिन यह तरीका फेल हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद में उसे काफी समय बाद पता चला। कोर्ट ने भी माना कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी की संभावना बेहद कम होती है। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वर्चुअली पेश होने को कहा और उसे पूछा कि क्या वो प्रेगनेंसी को जारी रखना चाहती हैं, लेकिन महिला ने कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत दी। वहीं INDIA गठबंधन के 14 नेताओं ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक लेटर लिखा है। 11 अक्टूबर को लिखे इस लेटर में विपक्षी गठबंधन ने मेटा और यूट्यूब पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। INDIA ब्लॉक ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर विपक्षी नेताओं के कंटेंट को काटा, छाटा और दबाया जाता है। साथ ही भारत में सत्ताधारी दल के कंटेंट को प्रमोट किया जाता है। आपको वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में हाल ही में छपी रिपोर्ट के बारे में जानकारी होगी। इसका टाइटल था ही लाइव स्ट्रीम्स हिज अटैक्स ऑन इंडियन मुस्लिम्स, यूट्यूब गिव्स हिम अवार्ड। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक नफरत और भारतीय समाज को बांटने में यूट्यूब के रोल के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि बीजेपी के मेंबर्स और समर्थक किस तरह इस प्रोपेगेंडा को यूट्यूब पर चला रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया कि अल्फाबेट और खासतौर से सामाजिक ताने बाने की बिगाड़ने और भारत के सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए दोषी है। इसके अलावा हमारे पास मौजूद डेटा से पता चलता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के कंटेंट को आपके प्लेटफॉर्म पर काटा, छाटा और दबाया जाता है। साथ ही भारत में सत्ताधारी दल के कंटेंट को प्रमोट किया जाता है। आपको वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में हाल ही में छपी रिपोर्ट के बारे में जानकारी होगी। INDIA गठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी निजी विदेशी कंपनी का विशेष राजनीतिक गठबंधन के साथ इस तरह का पक्षपात भारतीय लोकतंत्र में दखल देने जैसा है। इंडिया गठबंधन इसे गंभीरता से लेते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी गुजारिश है कि इन बातों को गंभीरता से लें और तत्काल ये सुनिश्चित करें कि अल्फाबेट का भारत में कामकाज निष्पक्ष रहेगा। भारतीय लोकतंत्र के मानकों के साथ जानबूझकर या अनजाने में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हम ये पत्र अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती वाले महीने में लिख रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप और अल्फाबेट भारतीय में सद्भाव के पक्ष में होंगे, जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे। इंडिया गठबंधन इस मामले में आपका पूरा सहयोग चाहते हैं।
सुंदर पिचाई और जुकरबर्ग के भेजे गए लेटर्स में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा और महबूबा मुफ्ती के साइन। वहीं सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर खरखोदा थाना क्षेत्र के पास बड़ा हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सोनीपत खरखोदा थाना पुलिस ने शवों की कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया। सोनीपत खरखोदा थाना पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार झज्जर के गांव रैया का रहने वाला विजय कुमार अपनी पिकअप गाड़ी लेकर उत्तर प्रदेश गए थे। वहां से वो धान काटने के लिए मजदूरों को लेकर लौट रहे थे। यूपी के जिला लखीमपुर और हरदोई से 26 मजदूर पिकअप में सवार होकर रैया के लिए चले थे। शुक्रवार सुबह जब उनकी गाड़ी गांव पिपली के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी रोक दी। इस दौरान कुछ श्रमिक लघुशंका के लिए चले गए। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी सड़क किनारे कच्चे में जाकर पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार चालक रैया निवासी विजय के साथ श्रमिक उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गांव अखोरा निवासी परमेश्वर, ब्रजेश, जिला पीलीभीत के गांव पज्जिया निवासी सर्वेश, लखीमपुर खीरी के अलीनगर निवासी भानु की मौत हो गई। हादसे में 15 अन्य घायल बताए गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही परमेश्वर, भानु और सर्वेश के शव नागरिक अस्पताल में ले जाए गए हैं। विजय व ब्रजेश के शवों की कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। हादसे के बाद ट्रक मौके पर खड़ा मिला। पुलिस जांच में जुटी। एक्टर विक्की कौशल की इस साल तीसरी फिल्म आ रही है। दिसंबर के पहले वीक में उनकी फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है। विक्की कौशल के करीबियों का कहना है कि दिसंबर के पहले वीक में सैम बहादुर का आना तय है। उनकी फिल्म का ट्रेलर नवरात्रि के दिनों में लाया जाएगा। फिलहाल फिल्म एडिट हो रही है। नवरात्रि से ठीक पहले विक्की अपनी अगली फिल्म छावा की शूटिंग में जुट जाएंगे। ट्रेड एक्सपर्ट और फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, फिल्म छावा की शूटिंग इस महीने की 14 तारीख से शुरू होगी। विक्की इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राजे के रोल में है। इसमें मराठा सूरवीरों की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि संभाजी राजे ने अपने समय में तकरीबन 210 युद्ध लड़े थे। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी, दहिसर और मड आइलैंड के बड़े ग्राउंड में की जाएगी। शूट से पहले विक्की कौशल तलवारबाजी, घुड़सवारी से लेकर ऑस्ट्रेलिया में खास ट्रेनिंग को लेकर 4 महीने का वक्त पहले ही दे चुके हैं। सूत्रों ने इस फिल्म से जुड़े लोगों के बारे में कहा और जानकारी दी। उन्होंने बताया, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के लिए सौरभ गोस्वामी को हायर किया गया है। जानकारों का कहना है कि इस फिल्म के लिए विक्की कौशल ने तकरीबन 10 से 12 किलो का वजन गेन किया है, ताकि संभाजी महाराज की लंबी चौड़ी कदकाठी को वो मैच कर सके। छावा के अलावा विक्की कौशल को एक और फिल्म बब्बर शेर के लिए अप्रोच किया जा रहा है। इसे डॉक्टर रुपेंद्र सिंह और निकेत पांडे की जोड़ी ने लिखा है। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आरिफ शेख हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, इसे M+ स्टूडियो और अमक फिल्म्स मिलकर बनाएंगी। ट्रेड सूत्रों ने यह भी कहा कि इससे विक्रम भट्ट और महेश भट्ट का भी कोलैबोरेशन हो सकता है। साथ ही नुसरत भरूचा विक्की के अपोजिट हो सकती हैं, मगर इन सब पर खबर लिखने तक आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। वहीं राखी सावंत के खिलाफ अब तनुश्री दत्ता ने कानूनी रास्ता अपनाया है। हाल ही में वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने गई थी। इस दौरान मीडिया से की बातचीत में तनुश्री ने कहा, राखी सावंत ने 2018 में मुझे बहुत परेशान किया था। मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने आई हूँ। 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान उनकी वजह से मुझे मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ा। इस FIR में कई कारणों के आधार पर कई दंड संहिताएं जोड़ी गई हैं। आगे तनुश्री दत्ता ने कहा कि हमने उनके हर बयान का रिकॉर्ड बनाया है जो उन्होंने मेरे खिलाफ दिया है। इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो जल्द ही कार्रवाई करेंगे और मैंने उन्हें पूरी पृष्ठभूमि भी मुहैया करा दी है। तनुश्री ने कहा, इस बात की शुरुआत तब हुई जब फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के दौरान मेकर्स ने पहले राखी को हटाकर मुझे फिल्म में शामिल कर लिया और फिर नाना पाटेकर के साथ विवाद के बाद उन्होंने फिर से राखी को वापस ले लिया। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि मेरे नाम का उपयोग करके फिल्म के लिए पब्लिसिटी बटोरे और मुझे बाहर कर दे। तनुश्री दत्ता ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे सभी चेक बाउंस कर दिए। इस पूरी प्लानिंग का राखी भी हिस्सा थी। राखी की वजह से मुझे इमोशनली और मेंटली बहुत बड़े ट्रॉमा का सामना करना पड़ा है। उसने मेरे बारे में कई बेहुदा बातें कही थी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। राखी के पास लाइमलाइट में बने रहने के लिए हर साल एक नया ड्रामा होता है। उसने मेरी पूरी छवि बर्बाद कर दी। उसने मेरी निजी जिंदगी पर निशाना साधा। उसकी वजह से मैं शादी नहीं कर पाई। राखी काफी समय तक मुझे परेशान करती रही। जब तनुश्री दत्ता से पूछा गया कि वो FIR इतनी देर से क्यों करा रही हैं, उन्होंने कहा, मैंने 2008 और 2018 में नाना पाटेकर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन राखी ने अपने सस्ते वीडियो और मेरे खिलाफ आरोपों के कारण मुझे अस्वस्थ और कमजोर बना दिया था। अब जब मैं वापस आ गई हूँ और मेरे पास समय है तो मैं सुनिश्चित
सुनिश्चित करूंगी कि राखी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें सजा दी जाए। हालांकि इस एफआईआर के बारे में ओशिवारा पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं पटना की फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया है कि वो 1 महीने के अंदर पत्नी ऐश्वर्या राय को राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड आवास की तरह रहने का व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा जैसे आवास राबड़ी देवी के पास है उस तरह के आवास की व्यवस्था तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए करें। इसके साथ ही कोर्ट ने तेज प्रताप को घर की बिजली बिल, पानी बिल का भुगतान करने के लिए भी कहा है। तेज प्रताप ने कोर्ट के आदेश का पालन का अमल किया या नहीं, कोर्ट इसे 1 महीने बाद होने वाली सुनवाई में देखेगी। पटना की फैमिली कोर्ट ने यह भी माना कि ऐश्वर्या ने साथ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने घरेलू हिंसा की है। कोर्ट ने माना कि तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की है। यही वजह है कि न्यायालय ने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है। तेज प्रताप यादव को कोर्ट ने सख्त हिदायतें दी हैं कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ऐश्वर्या को सिक्योरिटी मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। ऐश्वर्या राय को कोर्ट से तलाक मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ऐश्वर्या राय के साथ खड़ा नजर आया। इस मामले में अब 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। तब ये शादी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत बड़ी राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल हुई। शादी के 6 महीने बाद ही तेज प्रताप यादव ने पटना सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। मामले में ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और मीशा भारती पर मारपीट करने का आरोप लगाया। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने भी ऐश्वर्या पर मां का सम्मान नहीं करने की बात की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।